Hello and welcome to the channel everyone. In this video we're gonna see earthquake. अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, आप में से कितने लोगों को बचपन में ये सिखाया गया था कि अर्थक्वेक जो है, ये सुनाया गया था बेसिकली। जो अर्थक्वेक है वो एक बैल है धरती के नीचे। जब वो थक जाता है तो वो धरती को एक सींग से दूसरे सींग को शिफ्ट करता है, तो उस शिफ्टिंग के दौरान ही अर्थक्वेक आता है। मैंने भी कहानी सुनी है, आपने भी सुनी है, लेकिन आई एम श्योर अब आप इसको कहानी मानते हैं, क्योंकि बेसिकली ये कहानी ही है। क्लियर है? इंडिया में बैल हो जाता है तो वेस्टर्न कंट्री में जाओगे तो ये एक क्या बोलते हैं, कछुआ। ठीक है कि बड़े सारे कछुओं के ऊपर धरती टिकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। धरती के ऊपर अर्थक्वेक आने की कहानी को आज इस क्लास में मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि क्लास में बेसिकली हम सीखेंगे क्या। सबसे पहले आपके दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए रिगार्डिंग टॉपिक। जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो उसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है कि उस टॉपिक को पढ़ने से पहले तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू शुड आंसर दीज क्वेश्चंस। आप इनको आंसर करने चाहिए तुमको। क्लियर? अगर तुमने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन आने ही चाहिए। पहला प्रश्न है, डिफाइन द अर्थक्वेक एंड अंडरस्टैंड इट्स कॉज। अर्थक्वेक को समझें और उसके कारण समझाएं। भूकंप की संरचना को समझाएं कि भूकंप किस तरह से बनता है, एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, सिस्मिक वेव्स किस तरह से जनरेट होती हैं और कितने टाइप की वेव्स निकलती हैं। जितने भी टाइप की सिस्मिक वेव्स हैं उसको स्टडी करेंगे। और अंडरस्टैंड हाउ अर्थक्वेक आर मेजर्ड, इनको किस तरह से मेयर करते हैं, किस तरह से मापा जाता है आपके भूकंप को। क्लियर है? तो सबसे पहले व्हाट इज़ अर्थक्वेक, दिमाग में क्वेश्चन आएगा अर्थक्वेक है क्या। अगर मैं बेसिकली डिफाइन करने जाऊँ तो इसके डेफिनेशन को इस तरह से है कि एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन, ठीक है, क्या बोलता है, इट इज़ अ सडन शेकिंग ऑफ अर्थ्स सरफेस ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉक्स बीनीथ द सरफेस। अब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि आपके पास धरती के ऊपर कुछ लेयरिंग है, उसमें से सबसे ऊपरिंग लेयर है, इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते थे इसको, दिस इज क्रस्ट। क्रस्ट के ऊपर आपने कहा कि क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट ऐसा नहीं है यूनिफॉर्म है, ठीक। क्रस्ट किस तरह से, क्रस्ट के ऊपर ऐसे से बहुत सी प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं। अब मान लो कि दो प्लेट्स हैं, इस तरह की प्लेट्स। क्लियर है? ये पास आई और यहाँ के ज्वाइंट होगी। जब ये ज्वाइंट हुई दोस्त तो ये इस तरह के ऐसे करके ग्रिप सी बन गई इसके बीच में, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। नीचे एस्थेनोस्फेयर है, उसके ऊपर तैर रही है। ठीक है? अब जिसने लास्ट क्लास देखी उसको पता है कि एस्थेनोस्फेयर क्या होता है। बेसिकली आपकी धरती के मंटल का ऊपर हिस्से में एस्थेनोस्फेयर होता है, जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, और उसके ऊपर ये प्लेटें जो है वो तैर रही हैं। जैसे ही क्लोज आती हैं प्लेटें तो लॉक हो जाती हैं। अब ये लॉक होगी, मान लो कि कांस्टेंट मूव कर ही रही हैं, ठीक है, तो इनके हिलने से अगर लॉक जरा सा भी ओपन हुआ तो वहाँ से क्या होगा, ये प्लेटों के ऊपर क्या होगा, इन पत्थरों के ऊपर, इनको इन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर क्या होगा, एनर्जी निकलेगी बाहर की और उसी को तुम धरती के ऊपर फील करोगे एज अ भूकंप के रूप में। क्लियर है? तो भूकंप क्या है, धरती की सतह का अचानक हिलना जो पृथ्वी के अंदर चट्टानों में संचित ऊर्जा के मुक्त होने से होता है, उसको कहते हैं भूकंप। क्लियर है? एक बार फिर से मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुमको। तो धरती के नीचे बहुत सी बड़ी बड़ी हैं इस तरह की लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। तो मान लो ये दो प्लेट्स आपस में ही और इस तरह से लॉक हो गए इन प्लेट्स के बीच में, लेकिन ये प्लेट्स यहाँ जाना चाह रही है, ये यहाँ जाना चाह रही है, या फिर मान लो कि इसकी मूवमेंट के कांस्टेंट यहाँ टकरा रही है। क्लियर है? ये इसमें टकरा रही है, या सडन पास भी हो सकती हैं, ऐसे ऊपर नीचे को स्लाइड भी कर सकती हैं। तो क्या होता है, इस लॉक वाली जगह पे क्या होगा, जब ये लॉक टूटेगा ना बेसिकली, तो यहाँ से निकलेगी बहुत सी क्या, एनर्जी। और वही एनर्जी तुमको धरती के ऊपर किस रूप में फील होगी, धरती के रूप में आपको किस रूप में फील होगी, भूकंप के रूप में। ठीक है? भूकंप के रूप में। क्लियर है? इसी को भूकंप कहते हैं। अच्छा, अब भूकंप के कारण क्या है, अब पता लग गया ना क्या है बेसिकली भूकंप। अब तुम्हारा अगले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए बेसिकली हो क्यों रही है सारी चीज़ें। पहली बात, आपके भूकंप होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न तो तुमको मैंने बता भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया कि प्लेट की मूवमेंट के कारण जो है आपके पास अर्थक्वेक क्रिएट होता है। पहला कारण ये। दूसरा कारण दोस्त ये क्या है, ये आपके पास है, दिस इज़ योर न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है? किसी ने परमाणु बॉम्ब जो है गिराया, और उस परमाणु बम के कारण क्या हुआ है, बहुत सा हिस्सा नीचे का सतह है जो वो हिल गई, और उसी के कारण बहुत सी तरंगें पैदा हुई, और वो भी एक भूकंप का रूप ले ली। तो ये सेकंड टाइप का भूकंप हुआ। और इसको क्या बोलते हैं, जो आपके पास ये बादल बनते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मशरूम क्लाउड। तो याद रखना, ठीक है, जब आपका एटॉमिक बॉम्ब होता है तो उससे मशरूम क्लाउड निकलते हैं इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट अपने पास है
दो टाइप के पढ़ लिए हमने। तीसरा टाइप हो सकता है कि वॉल्केनिक एरप्शंस हो, मतलब धरती के नीचे लावा पाया जाता है और वो लावा बाहर निकला, लेकिन निकला आराम से नहीं निकला, उसमें विस्फोट हुआ, बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ और उसी कारण आपकी धरती के ऊपर क्या हुआ, ट्रेमरिंग, बेसिकली धरती हिलना स्टार्ट कर दी और उससे क्या क्रिएट हुआ, भूकंप क्रिएट हुआ। अगले टाइप का भूकंप हो सकता है आपके धरती के ऊपर, आपको पता है कि हम पानी को स्टोर करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, बिजली बनाने के लिए पानी को स्टोर करके या सिंचाई के लिए मल्टीपर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, उससे क्या बनता है, डैम बनता है। अब ये एक ही एरिया के ऊपर आपने इतना सारा पानी रोक करके रख दिया तो वो भी कहीं ना कहीं नीचे को क्या करेगा, प्रेशर इंसर्ट करेगा, दबाव डालेगा और उसी से क्या होता है, उसके कारण भी भूकंप की क्रिएशन हो सकती है। तो अगले टाइप का भूकंप होता है आपके पास जब धरती के ऊपर आप बड़े बड़े डैम क्रिएट करते हो और उन डैम से कारण क्या होता है, धरती के ऊपर भूकंप आ सकता है। और इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल था 10 दिसंबर 1967 को, कोयना एक डैम है दोस्त महाराष्ट्र में, कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना, उसके ऊपर बांध बनाया गया महाराष्ट्र में और इसके अंदर बहुत ही तीव्र गति का 6.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। 1962 में ये डैम बना था और इसके बनने के मात्र 5 साल के अंदर क्या हुआ, इस एरिया में इतना भयंकर भूकंप आया था जिसकी तीव्रता कितनी थी, 6.3 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप था, बहुत डस्टर। और इसने एक मिथ भी ब्रस्ट किया था हमारा, क्या किया था मिथ बस्टिंग, कि हम सोचते थे कि आपका जो प्लेट्यू है ना, भारत का जो पठार वाला हिस्सा है, जो दक्कन का पठार है, ये निचला वाला दक्कन ट्रैप जो है बेसिकली, ये सारा कैसा है, ये सॉलिड बना हुआ और इसमें देखो यहाँ पे लिखा भी है कि दक्कन का ट्रैप जो वो सॉलिड रॉक से बना है और ये अर्थ प्रूफ, सॉरी अर्थक्वेक प्रूफ है, यहाँ पे अर्थक्वेक आ ही नहीं सकता, लेकिन इस डैम के क्रिएशन के कारण हमने इस इलाके को भी हिला दिया। ठीक है जी। तो अगले टाइप का किस तरह होता है, डैम इंड्यूस्ड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको एंथ्रोपोजेनिक बोल सकते हैं, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक बेसिकली, एंथ्रो का मतलब इंसान होता है, तो इंसान के द्वारा जो वो इस टाइप का भूकंप क्रिएट किया जाए। इससे पहले इंसान नहीं कर रहा था ना तो भूकंप को, ये देखो ये वाला, हाँ ये भी तो इंसान के द्वारा था, मशरूम रॉक वाला है ना, तो ये भी इंसान इंड्यूस्ड है, लेकिन ये तो प्रकृति ने खुद किया है। ये भी हमने क्या करते हैं, ये इंसान के द्वारा एंथ्रोपोजेनिक तीसरा टाइप का हो गया। और चौथा वॉल्केनिक एरप्शन बताया तुमको। तो यही वही है कि कॉज क्या है आपके पास अर्थक्वेक का, सर एंड मैम। पहला कॉज था आपके पास टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, दूसरा था आपके पास वॉल्केनिक एरप्शंस, तीसरा था आपका मैन मेड, जिसमें कि आपने डैम बनाया, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिए, कहीं माइनिंग कर रहे हो तुम, ठीक है, तो और डैम्स क्रिएट कर दिए। तो सारा क्या बेसिकली ये मानव निर्मित है और ये सारे प्रकृति के द्वारा निर्मित है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कौन से, ये वाले प्लेट मूवमेंट, टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण। अगला आ जाओ, सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ अर्थक्वेक। अब देखो यार भूकंप जो निकलता है, तो भूकंप निकलने से क्या होता है आपके पास, अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अगर तुम मुझसे पूछो कि इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये दिस पार्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थक्वेक, ये यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएंगे तुमको। तो आपके पास मान लो कि ये धरती की सतह, ऊपर वाली सतह, ठीक है। अब मान लो कि नीचे आपके पास यहाँ कहीं प्लेट्स की मूवमेंट हुई और इन प्लेट्स की यहाँ पे मूवमेंट होने के कारण यहाँ से भूकंप क्रिएट हुआ। क्या हुआ, यहाँ से भूकंप, यहाँ पे प्लेट हिटी और उसकी एनर्जी इस तरह से निकल गई। ये आपकी धरती की क्या, इसको ग्रीन से मार्क करता हूँ, ये आपके पास धरती की क्या है, ये सतह है, ठीक है। तो धरती की सतह के ऊपर ये सारी जो है वो वेव्स ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दी। तो जहाँ से आपका भूकंप यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं इसको, फोकस। देखो दिस इज फोकस, यहाँ से भूकंप निकला तो दिस पॉइंट इज फोकस। और धरती के नज़दीक सबसे नज़दीकी पॉइंट, जहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ को सबसे नज़दीकी पॉइंट जहाँ पे ये वेव सबसे पहले पहुँचेंगी, उसको बोलते हैं क्या, एपी सेंटर। एपी सेंटर। अब आप लोगों ने एपी सेंटर के बारे में बहुत सी न्यूज़ चैनल में सुना होगा, जब भी भूकंप आता है तो न्यूज़ एंकर यही बात करते हैं कि इसका एपी सेंटर है कहाँ पे। तो एपी सेंटर वही हिस्सा होता है जहाँ पे भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुँचेंगी, सबसे ज़्यादा डिजास्टर भी यहीं क्रिएट होता है। क्लियर है, एपी सेंटर। उसके बाद तो ये सारी चैनलाइज होगी, इस तरह से मूव करेगी। तो दो पॉइंट जहाँ से भूकंप निकल रहा है इसको बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं इसको, और आपके पास जहाँ पे ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है धरती के ऊपर, उसको एपीसेंटर बोलते हैं। तो एपीसेंटर हमेशा धरती के ऊपर होगा, फोकस हमेशा धरती के अंदर क्रिएट होगा। तो इस तरह से सिस्मिक वेव्स जो बाहर की तरफ निकलती जाती हैं, ये जो मैंने क्रिएट की, दीज आर वेव्स। क्लियर है। अब देखो ये सारा दो चीज़ें तुमको याद रखनी है कि हमने क्या बेसिकली क्या देखा, हमने देखा कि फोकस वही पॉइंट है जहाँ से आपका अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, और एपी सेंटर वहाँ है जो डायरेक्टली अबव द फोकस के डायरेक्ट ऊपर कौन सा होगा, एपी सेंटर होगा। हाइपोसेंटर ही बोलते हैं, जैसे बताया मैंने तुमको। और इनके द्वारा जो एनर्जी जिस रूप में निकलेगी उसको बोलते हैं आप सिस्मिक वेव्स। और वेव जो है वो ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ लेयर्स, तो अर्थ के लेयर से बेसिकली ट्रेवल करेंगी, यहाँ पे क्रिएट होगा। तो आपके पास भूकंप की तरंगें
ऐसे ऐसे मूव करेंगी, क्लियर है, ऐसे ऐसे मूव करेंगी, तो इनको बोलते हो आप क्या, सिस्मिक वेव्स, क्लियर है। अब इन वेव्स के बारे में देख लेते हैं कि बेसिकली सिस्मिक वेव्स हैं क्या, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्त यार, सिस्मिक वेव्स को हम क्या करते हैं, हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बेसिकली सिस्मिक वेव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। एक कैटेगरी वो कैटेगरी होती है, ठीक है, एक कैटेगरी बेसिकली, इस कैटेगरी को बोलते हैं बॉडी वेव्स, क्या बोलते हैं इनको, बॉडी वेव्स, और इसको बोलते हैं सरफेस वेव। तो आपको अगर कोई पूछे कि सिस्मिक वेव कितने प्रकार की होती है, तुमने बोला दो प्रकार की, कौन कौन सी, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। जो बॉडी वेव की बात करेंगे तो बॉडी वेव फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं। क्योंकि बॉडी वेव इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये धरती के अंदर ही चलती हैं। जैसे कि आपके पास पहली बात पी वेव, दूसरी बात एस वेव। पी वेव को प्राइमरी वेव बोलते हैं क्योंकि धरती के ऊपर जो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे वो यही प्राइमरी वेव्स होंगी। और एस वेव्स को आप सेकेंडरी वेव बोल देते हो। सेकेंडरी वेव्स सेकेंड नंबर पे पहुंचेंगी, इसलिए इनको एस वेव बोल देते हो। पी वेव पहले पहुंचती है, प्राइमरी वेव्स, एस वेव सेकेंडरी वेव। अब एक इनमें दोनों में डिफरेंस है दोनों बॉडी वेव्स। क्यों बॉडी वेव्स है, क्योंकि ये धरती के अंदर यहाँ क्रिएट होंगी, क्लियर है, दोनों वेव्स यहीं पे क्रिएट हो रही हैं, यहाँ पे पी वेव भी और एस वेव भी। अब पी वेव और एस वेव आपके धरती के अंदर क्रिएट हो रही हैं, तो प्राइमरी वेव याद रखना, प्राइमरी वेव सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती हैं, लिक्विड में भी ट्रैवल करेंगी और गैसियस मीडियम में भी ट्रैवल करेंगी। हालांकि स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड में रहेगी, फिर लिक्विड में रहेगी, फिर गैसेस में रहेगी। उसके बाद अगर मैं सेकेंडरी वेव की बात करूं दोस्त, तो सेकेंडरी वेव हमेशा याद रखना कि सेकेंडरी वेव कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड मीडियम। ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं सेकेंडरी वेव्स, ना तो ये लिक्विड में ट्रैवल करेंगी ना ये गैस में ट्रैवल करेंगी। अब जब हमने कल अर्थ की आंतरिक संरचना को पढ़ा था, जिसमें हमने सबसे ऊपर क्रस्ट को पढ़ा, फिर मांटल को पढ़ा, फिर कोर को पढ़ा, तो वहाँ पे मैंने तुमसे कहा था कि आपके इनडायरेक्ट सोर्स, जब धरती की आंतरिक संरचना को पढ़ने के लिए हम इनडायरेक्ट सोर्स को रेफर करते हैं, तो उसमें जो आपके पास सिस्मिक वेव्स थी, दे वर प्लेइंग, या वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी धरती की उस आकृति को बनने में, क्लियर है। क्योंकि हमने देखा था कि सेकेंडरी वेव जो है सिर्फ ये सॉलिड में ट्रैवल करेंगी। जब हमने अर्थ की संरचना को पढ़ा और हमने वहाँ पे देखा कि सेकेंडरी वेव जो है वो अर्थ के बीच से किसी एक हिस्से में नहीं मिल रही है बेसिकली, तो हमने वहाँ से ये ड्रॉ किया था कि हो ना हो बीच में कहीं ना कहीं धरती के बीच में कोई ऐसी सतह पाई जाएगी जो लिक्विड फॉर्म में होगी, जो तरल फॉर्म में होगी, तो वो यही वेव बता रही थी, क्लियर है। तो प्राइमरी वेव सॉलिड में भी जाएगी, लिक्विड में जाएगी, गैस में जाएगी। हालांकि सॉलिड में इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा रहेगी, लिक्विड में कम, उसके बाद गैसेस में रहेगी। सेकेंडरी वेव दोस्त सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल करेगी, ये इंपॉर्टेंट है। स्पीड की बात करें तो इसकी 7 किलोमीटर के आसपास, इसको आप 5 से 6 किलोमीटर के आसपास रख लो, लेकिन स्पीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। धरती के ऊपर सबसे पहले किसको ऑब्जर्व किया जाएगा भूकंप आने के बाद, प्राइमरी वेव को, फिर सेकेंडरी वेव को। अब आ जाओ सरफेस वेव के ऊपर। प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव चलती है धरती के नीचे, लेकिन जो आपके पास मेन वेव, जो आपके धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर के आती है, वो होती है सरफेस वेव। और सरफेस वेव को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं, एक को लव वेव बोलते हैं, ठीक है, और एक रेले वेव्स होती हैं, ठीक है। रेले वेव इतनी कॉमन नहीं होती है, हालांकि रेले वेव ना सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, क्लियर है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली नहीं पाई जाती, इसलिए आप इसको पढ़ते भी नहीं हो। आप सिर्फ लव वेव याद रखना। लव वेव जो दोस्त, ये धरती के ऊपर चलती है, सरफेस के ऊपर चलने वाली वेव्स हैं, इसलिए जो आपके लव वेव हैं ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कौन क्रिएट करेगा, वो करेगा आपकी लव वेव, और लव में ही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट होती है। वहाँ से याद रखना कि आपके पास लव वेव जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं, क्लियर है। सरफेस के ऊपर चलेंगे क्योंकि हम ना बेसिकली सरफेस के ऊपर रह रहे हैं, तो हमारी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हमने घर बना के रखा है भाई सरफेस के ऊपर है, तो वेव जो सरफेस के ऊपर चलेगी हमारा तो वही नुकसान कर पाएगी, तो इसलिए सरफेस वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव होती है, क्लियर हो गया। अब एक बार इसको गो थ्रू कर लो और हम इसको निपटा लिए बेसिकली, है ना। प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव दोनों को आप क्या बोलते हो, बॉडी वेव। ये कौन सी, ये सरफेस वेव की कैटेगरी है। फर्स्ट टू अराइव फास्टेस्ट होंगी, ये सेकंड स्लोअर देन पी वेव, मतलब दूसरे नंबर पे पहुंच जाएंगी। बता दिया, सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रैवल कर सकती हैं, ओनली थ्रू सॉलिड। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। कंप्रेशन इन नेचर होती हैं, जैसे को ये कैसे करती हैं, ये अपने संपीड़न प्रकृति की होती हैं और ये शेयर ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, क्रस्ट ट्रफ ऐसे ऐसे बनती चलती हैं, क्लियर है, बस ये याद रखना। और अपने पास नेक्स्ट है एलवेव्स। एलवेव्स को सरफेस भी बोलते हैं, ये सरफेस के अलावा मूव करती हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डैमेज करती हैं, कॉज करती हैं, और इन्हीं को आप क्या बोलते हो, लव वेव्स, क्लियर है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं एलवेव्स, सरफेस वेव्स या लव वेव्स, समझ गए मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट अपने पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक आ गया,
अब कितनी तीव्रता का आया, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा कि अर्थक्वेक आया कहीं भी इसी जगह पे, तो आप बोलते हो अच्छा कितनी तीव्रता का आया बताओ भाई, कुछ बोले 4 का आया, जैसे इससे पहले मैग्नीट्यूड देखा था हमने 6 का मैग्नीट्यूड था वो, है ना। तो बेसिकली वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि एनर्जी है कितनी, उस अर्थक्वेक की एनर्जी कितनी थी। तो देखो यार, अर्थक्वेक को नापने के लिए आप 2 स्केल का प्रयोग करते हो। एक आपके पास रिक्टर स्केल है, दूसरी आपकी मर्कैली स्केल है। रिक्टर स्केल जो है आपके पास मैग्नीट्यूड को मेजर करेगी, तीव्रता ऊर्जा को मापती है, और इस स्केल को आप 0 से लेकर के 10 के बीच में इसकी क्या है, 0 मिनिमम होगी और 10 मैक्सिमम स्केल में आपने क्या है मार्क ड्रॉ करके रखा हुआ है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मर्कैली स्केल। मर्कैली स्केल आपकी इंटेंसिटी और डैमेज को मेजर करेगी। जो आपके पास इंटेंसिटी होगी, जो भूकंप की तीव्रता, उसमें क्षति जो होगी बेसिकली क्षति को मापेगी ये मर्कैली स्केल। और मर्कैली स्केल की कोई लिमिट ऐसा होती नहीं, लेकिन 1 से स्टार्ट होकर के, हालांकि इसको 11 मानते हैं हम, लेकिन ठीक है, तो याद रखना कि अगर आ गया लिमिट तो 1 से 11 इसकी लिमिट है, 0 से 10 आपके पास किसकी है, रिक्टर स्केल और मर्कैली स्केल। वैसे ही याद रखना कि भूकंप को मापने की इकाई कौन सी है, तो आप क्या रिक्टर स्केल से यूज़ करते हो, और मर्कैली स्केल से आप इंटेंसिटी को नापते हो, भूकंप की मैग्नीट्यूड आप रिक्टर स्केल से नापते हो। भूकंप जोन, अब इंडिया में आपके पास डिफरेंट एरियाज़ हैं। अब आपको पता है कि भारत में बेसिकली आपने भारत को 4 किस में बांटा है, 4 सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 भूकंपिक क्षेत्रों में बांटा है, जिसमें से 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ठीक है। तो जोन 5 जो है दोस्त, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क वाला एरिया है। जैसे कि इसमें जो बिल्कुल ही रेड होगा ना, रेड कलर में मार्क हो, जैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट, देखो पूरा नॉर्थ ईस्ट किस में आ रहा है, ये सारा जोन 5 में आ सकता है। तो आपका क्वेश्चन इसलिए ऐसे ही भी आ सकता है कि बताइए कि भूकंप की दृष्टि से भारत का उत्तर पूर्वी राज्य किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो जोन 5 में है सारे। फिर आपके JNK का हिस्सा आएगा, हिमाचल का पार्ट आएगा, उत्तराखंड का पार्ट आएगा, और नेपाल का ये हिस्सा। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि बेसिकली ये वाली जो है, इतना सा हिस्सा जो है आपके पास इंडियन प्लेट यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है कॉन्स्टेंटली, है ना। तो 2 प्लेट्स के बीच में कॉन्स्टेंटली क्या है, यहाँ पे रगड़ सा सिचुएशन बनी हुई है, इसलिए आपके पास इंडियन प्लेट कॉन्स्टेंटली यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण ये एरिया कैसा आपके पास, ये सारा हिस्सा कैसा है, सारा हिस्सा बाद में बना हुआ है। ठीक है, तभी बना हुआ है, क्रिएट तभी हुआ है क्योंकि यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, और ये टकराई जा रही है इससे, तो इसलिए ये एरिया कैसा है, भूकंप प्रभावित एरिया है। उसके बाद देखो अगला जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर राज्य, और इसमें देखो भुज का एरिया आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कौन सी अरेबियन प्लेट भी है। ठीक है, अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट भी यहाँ पे कॉन्स्टेंटली टकराई जा रही है आपस में, तो ये एरिया भी खराब है। क्लियर है, यहाँ पे भी कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा। उसके बाद हमने अभी देखो, अगर तुम ना यहाँ पे जूम करोगे, ये वाला हिस्सा में येलो से मार्क करो, ये वाला पार्ट, ये आपका कौन सा, महाराष्ट्र का वही कोयना डैम वाला हिस्सा, तो ये डैम इंड्यूस्ड बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा कैसा एरिया है, ये सारे आपके मैक्सिमम जोन 5 और जोन 4 के एरिया हैं। क्लियर है, तुमको आइडिया भी होना चाहिए कि आपके हाईएस्ट रिस्क एरियाज़ हैं कौन से। देखो जोन 4 में दिल्ली आता है, बिहार आता है, उत्तराखंड का पार्ट आता है। कहानी सबको क्लियर है, और इस तरह से आप भूकंप को नापते हो, और बेसिकली ये सारा आपके पास क्या था, अर्थक्वेक। क्लियर है। अब लास्ट उन क्वेश्चंस पे देखते हैं कि तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ब्रेनस्टॉर्म करो, दिमाग पे जोर डालो। ठीक है, सबसे पहले देखा क्वेश्चन, डिफाइन अर्थक्वेक, सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी। कैसे, क्योंकि अर्थ के नीचे क्या है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बेसिकली रॉक्स हैं, उन रॉक्स के कारण उनके अंदर जो एनर्जी है उसका रिलीज़ किस कारण होता है, या तो वो क्या करेंगे, आपस में टकराएंगी। क्लियर है, उसके कारण उनसे एनर्जी रिलीज होगी, और वही आपके पास सरफेस के ऊपर तुम फील करोगे, तो उसको आप क्या बोलते हो, अर्थ धरती का सडन शेक, एकदम से धरती का हिलना, उसको बोलते हो आप क्या, अर्थक्वेक। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थक्वेक, बता दिया। फोकस क्या है, वो एरिया जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिन हो रहा है। एपिसेंटर धरती के ऊपर का वो एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है और सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुँचती हैं, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। सिस्मिक वेव्स हमने देख ली, कितने टाइप की, 2 टाइप की, बॉडी वेव्स और अपने सरफेस वेव। बॉडी वेव्स फर्दर 2 टाइप की, कौन सी, पी वेव, एस वेव। पी वेव सबसे पहले प्राइमरी वेव सबसे पहले पहुंची है, फास्टेस्ट वेव्स है। उसके बाद हमने देखा एस वेव। एस वेव सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर सकती है सिर्फ, लेकिन पी वेव जो है सॉलिड मीडियम और गैसेस में सब में ट्रैवल कर सकती है। और लास्ट में देखा अपने पास कौन सी, सर्विस वेव। सर्विस वेव में रेले वेव और लव वेव। रेले वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, लेकिन बहुत अनकॉमन सी होती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं आती हैं, ज़्यादा आती हैं आपके पास लव वेव्स। लव वेव्स को आप सरफेस वेव की कैटेगरी में रखते हो, और वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखो यार लव वेव ऐसे ऐसे चलती हैं वो। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारी बिल्डिंग थी, यहाँ पे तुम्हारी बिल्डिंग थी। क्लियर है, एक बार तो उसने बिल्डिंग को ऊपर कर दिया ऐसे करके, जब अगली बार क्या हुआ, ये ऐसे चलती, ऐसे मूव करती, क्रस्ट एंड टर्फ बनता है, ऐसे मूव करती, तो अगली बार ये हिस्सा यहाँ चला गया, ये वाला पार्ट ना, ये हिस्सा उठ करके यहाँ चला गया, तो अगली बार जब वेव क्रिएट होगी तो ऐसी होगी, देख यहाँ पे ऐसे आएगा, ये नीचे से चले जाएगा, ये फिर से राइज कर जाएगा, और ये ऐसे करके हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे इसने बिल्डिंग को उठाया था, और अगली बार जब बिल्डिंग एक बार तो उठ गई, नीचे को जब बिल्डिंग आएगी तो अगली बार नीचे कुछ नहीं मिलेगा। और हमेशा देखना भूकंप में बिल्डिंगें ऐसे नीचे को टूटती हैं, ऐसे को ऊपर से गिर करके
ऐसे ही गिर करके नीचे को गिरती हैं। तो यही कारण है कि वही जो आपके सर्फेस वेव्स हैं वो इस तरह से मूव करती हैं, एक बार तो ऊपर ले जाएंगी, दूसरी बार धड़म करके नीचे भाई बिल्डिंग आपकी वर्टिकली कोलैप्स करती हैं। तो ये भी याद रखना तुम, क्लियर है। और उसके बाद देखो फोकस सेंटर हो गया, एपिसेंटर, सिस्मिक वेव सारा पढ़ लिया। टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स पढ़ लिया हमने, कितने टाइप की होती हैं देख लिया। अंडरस्टैंड द अर्थक्वेक, हाउ मर्कैली स्केल और रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं। रिक्टर स्केल आप क्या मेजर करते हो, मर्कैली स्केल से आप रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड मेजर कर रहे थे, मर्कैली स्केल से आप इंटेंसिटी नाप रहे थे। मैं इसका 0 से 10 के बीच में, इसका 1 से 11 मांगते हैं, लेकिन बेसिकली मैग्नीट्यूड की तरफ ज़्यादा हो सकता है, क्लियर है। तो ये सारा अपने पास क्या था, अर्थक्वेक के बारे में था। होपफुली ये तुमको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई तो एक बार देखो, रिवाइज करो बार बार चीज़ों को, होपफुली तुम्हें चीज़ें और बेटर अंडरस्टैंड होगी। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।